वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर। बेसिकली हम लोग थ्योरम की दृष्टि पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो उसके अंतराल में जो भी बेसिकली था उसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अभी इसका जो प्रमेय से रिलेटेड था उस चीज़ को हम लोग, जो मुख्य कंटेंट है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग इस त्रिभुज की दृष्टि से देखते हैं। क्लियर? तो पहला त्रिभुज की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, त्रिभुज के दृष्टि से हम इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से इसको हम लोग त्रिभुज की बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का जो बेस होता है वो समरूपता के अंतर्गत किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो त्रिभुज के बेस पे इसका किस तरीके से आता है, इस अटैचमेंट को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। यहाँ से इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए हमको ये प्रमेय में सिद्ध करना है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय AC। तो पहला त्रिभुज है, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ADE BC, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्लियर? तो त्रिभुज जो कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें तीन शीर्ष और तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, ये तो बता दिया हूँ मैं भाई। हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ABC का। यहाँ पर देखिए उत्पत्ति करते हैं भाई, यहाँ से उत्पत्ति करते हैं। देखिए ये जो कुछ कुछ लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु E है, जिसे BC के समांतर खींचा गया है, जिसे BC के समांतर खींचा गया है, जिसे BC के समांतर खींचा गया है, खींचा गया है। मतलब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि BC के समांतर क्या है, आपका DE है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर रचना की दृष्टि से हम लोग एक चीज़ करते हैं भाई। तो हम अब यहाँ पर उत्पत्ति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है तथा AC का मध्य बिंदु E है, जिसे BC के समांतर खींचा गया है। BC समांतर DE के बेस पे खींचा गया है। अब रचना करते हैं भाई। यहाँ से हम लोग रचना की दृष्टि से इस चीज़ को देखते हैं। रचना के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए रचना में हम लोग क्या करते हैं कि BC समांतर पहला क्या खींचे, AD। BC के समांतर हम लोग क्या खींचे, DE खींचे। BC के समांतर DE खींचे, ठीक है। और दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दूसरा क्या किए हम लोग यहाँ पर BC पर लंब, मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, BE हो गया, ठीक है। और यहाँ पर AE पर लंब क्या हो गया, यहाँ पर AE पर लंब है DM, दूसरा AE पर लंब है आपका DM। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आप लोगों का AD पर लंब है EN, AD पर लंब है EN। क्लियर? इस तरीके से है आप लोगों का। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। चूँकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AD गुणित क्या हो जाएगा, EN, ये हो जाएगा। चूँकि त्रिभुज ADA का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई। यहाँ पर लिख देते हैं भाई उस चीज़ को भी, 1/2 आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई ADE में देख रहे हैं हम लोग, इस चीज़ में देख रहे हैं भाई, ADE के बेस पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो AD आधार गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई, AD गुणित हो जाएगा EN। दूसरा देखते हैं ADE के बेस पे हम लोग इस चीज़ को भी देखते हैं, त्रिभुज ADE के बेस पे देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं DB के बेस पे देखते हैं, DBE के बेस पे देखते हैं, दूसरा DBE के बेस पे देखते हैं त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, और दूसरा लंबार्धक के बेस पे हम लोग देखते हैं, BDE के बेस पे देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा,
इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए दूसरा में हम लोग देखते हैं भाई, पहला तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं चूँकि हमारे पास त्रिभुज के बेस में यहाँ था, बेसिकली यहाँ से त्रिभुज के पास हमारे पास क्या था, ए बी सी था, लेकिन यहाँ पर ए बी सी में हम लोग क्या किए थे, बी सी के समांतर क्या खींचे थे, डी ई खींचे थे, जिसमें से ए बी का मध्य बिंदु क्या होता है, डी होता है, और ए सी का मध्य बिंदु क्या होता है, ई होता है। तो ए सी का मध्य बिंदु ई होता है, ए बी का मध्य बिंदु क्या होता है, डी होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, और जो कि बी सी के समांतर क्या है, डी ई है, या डी ई के समांतर बी सी है। चूँकि बी सी पहले से था इसलिए बी सी समांतर हम लोग डी ई बोलते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उत्पत्ति में हम लोग इसी चीज़ को लिखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी तथा ए सी का मध्य बिंदु ई है, जिसे बी सी के समांतर खींचा गया है, जिसे किसके समांतर खींचा गया है, बी सी के समांतर खींचा गया है। तो इस चीज़ को देखते हैं भाई, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी तथा ए सी का मध्य बिंदु ई है, जिसे बी सी के समांतर खींचा गया है, मतलब बी सी समांतर क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। तो इसको रचना की दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर कुछ रचना करते हैं जो कि यहाँ पर डेट डेस के माध्यम से आप लोगों के पास शो अप है। यहाँ पर आप लोग रचना की दृष्टि से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी समांतर डी ई हो जाएगा, यहाँ पर खींचे बी सी के समांतर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या खींचा, डी ई को खींचा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए ई पर लंब क्या डाला हम लोगों ने, डी एम डाला, और तीसरा क्या डाला, ए डी पर लंब हम लोगों ने क्या डाला, ई एन डाला। क्लियर, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, जिसमें आप लोग आधार बेस क्या होता है इस चीज़ को जानते हो, क्षेत्रफल क्या होता है इस चीज़ को जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको जानते हो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई को ही शीर्ष लंब बोला जाता है या संगत ऊंचाई बोला जाता है। आधार तो आपका बेस जो भी रहता है, बेस जिस पर वो बना है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का शीर्ष लंब और संगत ऊंचाई, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन शीर्ष लंब और संगत ऊंचाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब संगत ऊंचाई उसी को बोलते हैं जिसको शीर्ष लंब बोलते हैं। कभी कभी ऊंचाई का भी प्रयोग करते हैं, कभी कभी संगत ऊंचाई का भी प्रयोग करते हैं, कभी कभी शीर्ष लंब का भी प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार हो गया आप लोगों का ए डी और ऊंचाई हो गया आप लोगों का ई एन। तो बी डी ई का क्षेत्रफल के बेस पे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा गुणित डी बी गुणित हो जाएगा ई एन। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 2। क्लियर, तो यहाँ से उत्पत्ति के बेस पे हम लोग देखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी तथा ए सी का मध्य बिंदु ई है, जिसे बी सी के समांतर खींचा गया है, बी सी समांतर डी ई के बेस पे। तो रचना करते हैं, बी सी समांतर डी ई खींचेंगे और ए ई लंब रहेगा डी एम पर, और तीसरा रहेगा ए डी लंब रहेगा ई एन पर। लंब है मतलब 90 डिग्री के एंगल मूवमेंट करेगा। जहाँ पर लंबवत होता है या लंब प्रतिच्छेदी रेखा रहता है, मतलब वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब राइट एंगल बनता है। समकोण जिसका मान होता है 90 अंश, ना तो 90 से कम ना तो 90 से ज़्यादा। ठीक है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को न्यून कोण को बताया था जो कि 0 से अधिक होता है, 90 से कम होता है, और समकोण जिसका मान केवल 90 अंश होता है, ना तो 90 से कम होता है ना तो 90 से ज़्यादा। भाई कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ, बस 90 मतलब 90। क्लियर, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने रचना की है कि बी सी समांतर क्या है, डी ई खींच दिया, बी सी के समांतर यहाँ पर देखिए डी ई, और यहाँ पर ए ई लंब डाला, ए ई लंब डाला, यहाँ पर देखिए ए ई लंब क्या डाला, डी एम डाला, और ए डी लंब यहाँ पर ई एन डाला। उसी प्रकार ए सी पर लंब क्या है आपका, बी ई लंब है, और ए बी पर लंब है आप लोगों का सी डी। ठीक है, यहाँ पर अगर चौथा आप लोग लिखना चाहोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो कि ए सी लंब है आप लोगों का ई बी, और पाँचवा में आप लोग लिख सकते हो कि ए बी लंब है आप लोगों का सी डी, इस तरीके से। क्लियर, चलिए, और सभी को हम लोगों ने क्या किया, आपस में मिला दिए। तो यहाँ पर बी सी समांतर क्या हो गया, डी ई खींच लिए, दूसरा ए ई लंब है डी एम पर, तीसरा ए डी लंब है ई एन पर, चौथा ए सी लंब है ई बी पर, और पांचवा ए बी लंब है सी डी पर। अब यहाँ पर देखते हैं, चूँकि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणित ए डी गुणित ई एन बराबर 1/2 आधार गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणित डी बी गुणित क्या हो जाएगा, ई एन। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। हम इस चीज़ को क्या किसके बेस पे देखते हैं, आधार गुणित ऊंचाई के बेस पे देखते हैं। आधार जिस पर ये बना रहता है ऊंचाई, जिसको हम लोग शीर्ष लंब भी बोलते हैं, संगत ऊंचाई के बेस पे भी बोलते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए आगे, इसका आगे क्या होता है इस चीज़ को देखिए भाई साहब, आगे देखते हैं इस चीज़ को। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए अब एक और लेते हैं, आर का के बेस पे लेते हैं, त्रिभुज आर का भुजा के बेस पे लेते हैं हम लोग, एक और आर का भुजा के बेस पे लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल के बेस पे, ए डी ई का क्षेत्रफल के बेस पे इस चीज़ को लेते हैं। दूसरा के बेस पे लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और दूसरा चेंज कर देते हैं आप इसको, डी एम के बेस पे लेते हैं, ए ई हो जाएगा आधार, और ऊंचाई क्या हो जाएगा आप लोगों का डी एम। ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 3।
ठीक है, दूसरा। और तीसरा हम लोग देखते हैं त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आर्क के बेस पे देखते हैं, भुजा के माध्यम से देखते हैं इस चीज़ को। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणित ये हो जाएगा EC इंटू हो जाएगा DM, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। चलिए समीकरण 1 व 2 से हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं भाई। समीकरण 1 व 2 को भाग देते हैं क्रमशः, समीकरण 1 में 2 को भाग देने पर और क्रमशः समीकरण 3 में 4 को भाग देने पर। तो वास्तव में क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुणित AD गुणित EN हो गया, जिसमें 1/2 गुणित आधार गुणित क्या हो गया ऊंचाई, और BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुणित DB गुणित EN हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 को डिवाइड करेंगे, समीकरण 3 में 4 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को डिवाइड करते हैं भाई। समीकरण 1 में 2 को भाग देते हैं यहाँ से, समीकरण 1 डिवाइड 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल के बटे में कितना हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल के बटे में हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित AD गुणित EN, बटे में हो जाएगा 1/2 गुणित DB गुणित EN। ये तो कट जाएगा भाई, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया AD/DB। इसी प्रकार समीकरण 3 को 4 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से हम लोग समीकरण 3 को 4 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल के बटे में हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर चूंकि DEC बराबर है यहाँ पर BDE, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज़ को देख रहे हैं 1/2 इंटू हो जाएगा, देखिए 1/2 AE गुणित DM। तो यहाँ पर हो जाएगा AE गुणित कितना हो जाएगा DM के बटे में हो जाएगा, इसके बटे में ये 1/2 EC DM। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू EC और ये हो जाएगा DM से कटेगा 1/2 से AE के बटे EC बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा AD के बटे DB, AD के बटे क्या बचा DB, और यहाँ पर क्या बच गया AE के बटे क्या बच गया EC। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 5 और 6 का LHS आपका बराबर है, तो RHS भी क्या बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का AD के बटे कितना हो जाएगा DB बराबर हो जाएगा AE के बटे हो जाएगा EC। और यही हमको प्रूफ करना था, इट्स दैट प्रूफ दैट LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS। ये आपका 5 नंबर का आता है। अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से, जब भी समझ रहे हैं तो बार बार देखिए, 5 नंबर आप लोगों को पक जाएगा। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त इस साल का क्वेश्चन है, ये अवश्य आएगा एग्जाम में। क्लियर, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। 5 नंबर का आता है भाई। आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाना रहता है, जब भी एग्जाम में जाना रहेगा तो स्पेशल अप्सरा का पेंसिल यूज कीजिएगा, नटराज का मत यूज कीजिएगा, क्योंकि अब वो टिकता नहीं है, बहुत टिकाऊपन नहीं रहता। अप्सरा आपका उचित मात्रा में आ गया है, जो कि ब्रांडेड है, उसको लेकर के जाइएगा। उसमें हैंड राइटिंग भी आप लोगों की अच्छे तरीके से बनती है, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट दिखते हुए आप लोग लिखते हुए जाएंगे। तो ये था आज का हमारा थ्योरम प्रमेय से, जो कि समानुपातिक प्रमेय के आधार पर थ्योरम के बेस पे हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को एकदम कंटेंट को अच्छे तरीके से लिखते हुए जाना है। पहला दिया गया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा उत्पत्ति, चौथा रचना, पांचवा व्युत्पत्ति। पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा उत्पत्ति, चौथा रचना, पांचवा व्युत्पत्ति। 1 बाय 1 उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लिखते हुए जाना है। ये नहीं कि भाई मन में जो आया वो लिख दो, भाई 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। कई लोग क्या है मैथ समय चलो यार लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 1 2 3 कहीं पर भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसा आपको नहीं करना है, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए अच्छे तरीके से लिखना है, तभी आपको मार्क्स अच्छे तरीके से मिलेंगे भाई। क्योंकि सामने वाले को अगर आप लोगों को इंप्रेस करना है, आकर्षक करना है भाई, तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि कई बार आप लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर पाउडर क्रीम लगा करके जाते हैं, मेकअप करके जाते हैं, ताकि सामने वाला आप लोगों के ऊपर क्या हो, इंप्रेस हो जाए। तो अगर यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से अगर आप लोगों को अच्छे से मार्क्स गेट करना है, अच्छे से मार्क्स लाना है भाई, तो आपको इंप्रेशन किस तरीके से, सामने वाला आपको थोड़ी देखा है आपके फेस को कि ये कितना सुंदर होगा, ये कितना सुंदर है बोल के, तो आपके हैंड राइटिंग के बदौलत उसको आभास होगा, उसको प्रतीत होगा कि क्या लिखा है भाई, चलो 2 नंबर दे देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से सामने वाले को विवश कर दो कि वो आपको नंबर देने में मजबूर हो जाए। क्लियर, इस तरीके से आपको लेकर के चलना है भाई। क्लियर, तो सामने वालों को ये बतलाओ भाई कि आप कितना पढ़ने वाले हो, कितना लिखने वाले हो, कैसा लिखते हो भाई, इंप्रेशन।
ठीक है, हैंड राइटिंग का इंप्रेशन जमा भाई। और अभी तक किसी का हैंड राइटिंग नहीं बनता है भाई, तो डेली 10 पेज लिखा करो भाई, डेली 10 पेज लिखा करो। अगर किसी के घर में रामायण नहीं है तो रामायण खरीद लो भाई, रामायण का जो चौपाई है उसको लिखा करो, उसमें हैंड राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से सुधरता है। रामायण है, महाभारत है, अगर किसी अपने छोटे भाई बहन जो भी मित्र सखी यार दोस्त सहेली लोगों का कुछ भी बुक वगैरह होगा उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की तो बातें होती रहेगी। तो अभी हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को सॉल्व किया, जिसके अंतर्गत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये सिद्ध किया कि एडी के बटे डीबी होता है और ए के बटे क्या होता है भाई, इसी के बेस पे होता है। तो इस चीज को हम लोग थेल्स प्रमेय के अंतर्गत देखें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लास 10 की दृष्टि से। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका जो बेसिकली जो थ्योरम की दृष्टि से होता है, इस थ्योरम के बेस पे वास्तव में किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं, जो कि समानुपातिक प्रमेय से रिलेटेड होता है। तो थेल्स प्रमेय से तो ये रिलेटेड हो गया। अब आप लोगों का जब भी हम लोग ये जिक्र करते हैं कि जो समांतर रेखा होता है और प्रतिच्छेदी रेखा होता है भाई, समांतर रेखा जिसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, समांतर रेखा, और दूसरा होता है प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और दूसरा होता है प्रतिच्छेदी रेखा। इस चीज को देखते हैं, यहाँ पर दो एंगल भी काम आता है भाई, संगत कोण, संगत का असर बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जल वैसा वाणी, जैसा संगत वैसा असर बोलते हैं ना, वैसे टाइप से आइए। तो संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में जानते हैं भाई, देखिए ठीक है, जैसा वेश वैसे भूषा बोलते हैं ना, जैसे रहन वैसे सहन बोलते हैं, वही है। क्लियर? इसके लिए एक स्टोरी है, अगर उस स्टोरी को जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बारे में बेसिक वीडियो है, एक रोचक तथ्य के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आप लोग सीजी शिक्षा एप्लीकेशन को यहाँ से आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है भाई, कितना मेहनत लगता है बनाने में वीडियो को। क्लियर? तो चलिए समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं, संगत कोण एकांतर कोण के भी बारे में जानते हैं, जो कि आप लोग क्लास 9 पे पढ़ लियो भाई। जब भी आप लोग पढ़े थे पूर्व माध्यमिक खंड से, आप लोग हाई स्कूल में जब प्रवेश किए थे कक्षा 9वीं में, जो कि बहुत अनजान थे आप लोग भाई, मैथमेटिक्स के बारे में बहुत अनजान थे, त्रिकोणमिति क्या होती है। लेकिन त्रिकोणमिति के बाद आप लोग ज्यामितीय दुनिया में पहुंचे, जिसमें आप लोग जाने रेखा के बारे में। भाई रेखा फिल्म इंडस्ट्री की जो हीरोइन है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, रेखा के बारे में ना बोल रहा हूँ, किरण के बारे में पढ़े, बिंदु के बारे में पढ़े, और क्या रेखाखंड के बारे में पढ़े। ठीक है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है भाई, ये है ज्यामितीय दुनिया का अगला कंटेंट है, ये ज्यामितीय दुनिया के हीरो हीरोइन है। ठीक है, क्योंकि गणित में भी रेखा है, लेकिन रेखा का मतलब ये ऋषि कपूर वाला रेखा नहीं है। किरण का मतलब ये जो शाहरुख खान डायलॉग बोलता है ना, किरण, ये वाला किरण नहीं है भाई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो सिमरन का उच्चारण होता है, ये वाला सिमरन नहीं है। क्लियर? इस पे हम लोग समांतर रेखा प्रतिच्छेदी रेखा को लेकर के पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलते रहे भाई। क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया में रहेंगे तो आपको एक बार तो याद आएगा भाई कि चलो सीजी शिक्षा की तरफ से एक वीडियो तो इंस्टॉल हो गया है मैथमेटिक्स का, चलिए देख लेते हैं भाई। इस तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं समांतर रेखा। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे कि कोई दो दोस्त रहते हैं, आजकल तो दोस्त बदल जाते हैं भाई, दो दोस्त अपने एक दूसरे को काटने लग जाते हैं। लेकिन पहले उदाहरण दिया जाता था कि दो दोस्त एक दूसरे को कभी नहीं मारते, नहीं कभी नहीं काटते। आजकल उल्टा हो गया यार। ठीक है, तो दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर? दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इस तरीके से देखिए, दो समांतर रेखा है भाई, इस तरीके से दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अगर कारणवश दो समांतर रेखा एक दूसरे को काट देंगे तो वहां से एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, जो कि संभव नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर दो समांतर रेखा एक दूसरे को काट दे। हाँ, लेकिन उसको हम लोग कटवा सकते हैं भाई। दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरा रेखा काटेगा, उसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा को बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कटवा सकते हैं। लेकिन समांतर रेखाओं का यह गुण होता है कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर? उसको काटने वाला जो जन्म लिया है वो है तिर्यक रेखा, लेकिन अभी वो नहीं काटेगा भाई। क्लियर? जब हम लोग चाहेंगे तब वो काटेगा। क्लियर? तो दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखा एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं, मतलब समान दूरी पर बैठे रहते हैं। जैसे कि कोरोना काल में क्या आया था कि 2 फीट की दूरी बनाए रखे, 2 फीट की दूरी बनाए रखे, सही टाइम पे मास्क पहने रहे, ऐसे रहता था ना, 2 फीट की दूरी बनाए रखे। उसी प्रकार ये समदूरस्थ रहेंगे। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 4, 6
6 मतलब 6, 8 मतलब 8। तो दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दोनों एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं, मतलब समान रहते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा, दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखी सीधा काटता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पर संगत कोण आएगा, एकांतर कोण आएगा भाई। संगत का सर, ठीक है, साधु संत के साथ रहोगे तो साधु संत जैसा व्यवहार आता है, स्टूडेंट के साथ रहोगे तो स्टूडेंट के साथ, दोस्त के साथ, बुजुर्ग के साथ तो बुजुर्ग के जैसा आप लोगों को फील आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग संगत कोण के बारे में। अब मान लेते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, आप लोगों के दो भी समांतर रेखा के बेस पे यहाँ पर आया है भाई, समांतर रेखा के बेस पे यहाँ पर आ गया है। ये मान लेते हैं दो समांतर रेखाएं हैं। कितने समांतर रेखाएं भाई? दो समांतर। चलिए एक और समांतर रेखा खींच देते हैं भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, तीन तिखार महाविचार बोलते हैं, वही वाला सिद्धांत यहाँ पर लागू कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए एक और प्रतिच्छेदी रेखा ले लिए भाई यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हो गया, ब्रह्मा भी बोल रहा है विष्णु भी बोल रहा है, तो क्यों ना भोले शंकर भी बोलेगा भाई, यहाँ से क्यों नहीं बोलेगा, ये भी सभी बोल रहे हैं तो ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रहा है भाई इस चीज़ को, एक प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ से ये काट दिया भाई, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ से ये तिर्यक रेखा इसको काट दिया, तो यहाँ पर एंगल मूवमेंट करेगा भाई, यहाँ पर एक एंगल मूवमेंट करेगा, यहाँ से क्या करेगा, एक एंगल मूवमेंट करेगा। क्या एंगल मूवमेंट करेगा, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए एक और एंगल 7 8 9 10 11 12, क्लियर। एंगल मूवमेंट कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 के बेस पे। सभी तो गिनती आती होगी भाई, बहुत लोग टेबल भूल गए हैं, पहाड़ा याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर। चलिए यहाँ पर एंगल के दृष्टि से हो गया। अब यहाँ से संगत एकांतर बता रहा हूँ, क्योंकि ये संगत एकांतर अभी आप लोग जब वृत्त चैप्टर में प्रवेश करेंगे, इसके बाद का जो चैप्टर आएगा वृत्त आएगा, और इसका जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इससे रिलेटेड है। वहां पर पूछा जाएगा एकांतर कोण के दृष्टि से आया है, शीर्षाभिमुख कोण के दृष्टि से आया, तब आपको पता नहीं चलेगा भाई। इस पर बेसिक चीज जानना चाहिए, क्योंकि जब भी आता है मूवी डायरेक्ट नहीं आता, ट्रेलर बताया जाता है भाई कि इसमें ये हीरोइन है भाई, प्रमोट करो भाई इसको, ये हीरो है भाई, देखो भाई ये एक्शन है, ये मूवी है, ये ऐसा है, क्यों लुभावना इस तरीके, ताकि आप उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाओ, तभी आपको देखने में मजा आएगा। उसी प्रकार पहला ट्रेलर देख लो भाई कि ये इस चैप्टर में आने वाला है भाई, इसका इसमें अहम योगदान है भाई, ये इंसान इस तरीके से वर्क करता है भाई। पहले बताते हैं ना, चलो डेमोस्ट्रेशन होता है, जान रहे हो, इंटरव्यू होता है कि भाई आप किस तरीके से हैं, बताइए अपने बारे में, बताइए जितना आप अपने बारे में जानते हैं बता दीजिए भाई, सामने वालों को इंप्रेस कर लो भाई। ट्रेलर बता तो मूवी अपने आप बन जाता है, क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग संगत कोण देख रहे हैं, एकांतर कोण देख रहे हैं। तो संगत कोण एकांतर कोण के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, क्लियर। तो चलिए आगे की कार्यवाही करते हैं, फिलहाल पहुंच गए हैं, आगे की कार्यवाही करते हैं भाई। चलिए आगे कार्यवाही में हम लोग ये देखते हैं कि अब संगत कोण का टर्न आया है, क्वेश्चन पूछ रहा है संगत कोण से। कटघरे में एक खड़ा है भाई संगत कोण, अब बोल रहा है संगत कोण क्या है तू बता, बोल रहा है, ठीक है। अब ये बता रहा है, देखिए संगत कोण बेचारा बोल रहा है, आप क्या करेंगे बेचारा, बीच में दो रेखाओं के बीच में फंसा है भाई, ठीक है। चलिए संगत कोण किसको बोलते हैं हम देखते हैं भाई। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के, ठीक है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के, ठीक है, अग्र दिशा मतलब ऊपर में मत, देखिए दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के एक ही दिशा में एक ही ओर बने अंतः कोण को या बाह्य कोण को, एक ही ओर बने कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण। अब भाई जाहिर सी बात है, संगत मतलब एक ही, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, बायां तो बायां, दायां तो दायां, LHS तो LHS, RHS तो RHS, वाम तो वाम, दक्षिण तो दक्षिण, क्लियर। तो चलिए उसी प्रकार यहाँ पर संगत कोण के बेस पे इस चीज को देखते हैं। तो समांतर रेखा का मतलब तिर्यक रेखा के एक ही साइड में एक ही ओर बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। क्या कोण बोलते हैं भाई, संगत कोण बोलते हैं, क्लियर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे संगत कोण के बारे में, ठीक है, कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। एक ही ओर के बने कोण को संगत कोण बोलते हैं। जैसे से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और एक यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक दूसरे के विपरीत बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। जैसे संगत कोण की यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किस कोण की बात करेंगे, संगत कोण की बात करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंगल 1 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल 5, एंगल 5 का देखेंगे तो एंगल 9, ये हो जाएगा। उसी प्रकार इधर देखेंगे एंगल 2 का क्या हो जाएगा, एंगल 6, और एंगल 6 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 10, ये हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 9, यहाँ पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 10 हो गया, क्लियर। उसी प्रकार नीचे का देखते हैं भाई, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 11, 3 का 7, 7 का 11, 11 का 7, 7 का 3, 3 का 7, 7 का 11, 11 का 7, 7 का 3, क्लियर। उसी प्रकार इधर का देखते हैं भाई, क्या दिक्कत है, एंगल 4 का एंगल 8, एंगल 12, ये हो जाएगा। एकांतर कोण देखिए, ये एकांतर कोण के बेस पे है,
ये एकांतर कोण के बेस पे है, मतलब एक ही, ऊपर है तो ऊपर की तरफ, नीचे है तो नीचे की तरफ। तो समांतर रेखाओं के एक ही दिशा में बने कोण को हम लोग बोलते हैं संगत कोण, एक ही प्रवृत्ति की, ठीक है। संगत कोण ये हो गया आप लोगों का एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 9 के भी। एकांतर कोण, एकांतर कोण किसको बोलेंगे, अब यहीं से देखिए भाई, एकांतर कोण को देखिए, एंगल 1 का कितना हो जाएगा, एकांतर कोण देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, एंगल 1 का क्या हो जाएगा, एंगल 1 का होगा यहाँ से विपरीत एंगल 6, एंगल 2 का क्या होगा एंगल 5, एंगल 3 का क्या होगा एंगल 8, एंगल 6 का क्या होगा एंगल 9। ये आप लोगों को क्या होगा एकांतर कोण होगा। क्या एंगल होगा, एक दूसरे के विपरीत बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं एंगल, एकांतर कोण। एंगल 1 का एंगल 6, एंगल 2 का एंगल 5, एंगल 3 का एंगल 8, एंगल 3 का एंगल 8, एंगल 6 का एंगल 9, एंगल 6 का एंगल 9, एंगल 3 का एंगल 8 और एंगल 2 का एंगल 5, एंगल 1 का एंगल 6, ठीक है। तो ये एकांतर कोण के बेस पे आ गया। और ये किसके बेस पे था, संगत कोण के बेस पे था। एक और आता है शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए इसको देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण को देखते हैं। आगे हमारा शीर्षाभिमुख कोण, आगे हम लोग देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। किसके बारे में देखते हैं भाई, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में देखते हैं। 1 का 4, 1 का 4, ठीक है, 1 का 4, 2 का 3, 2 का 3, 5 का 8, 5 का 8, ये 8 के 4 नहीं है जो खेलते हो आप लोग, 7 का 6, 9 का 12, 11 का 10, ये है। आमने सामने के कोण को, आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इस तरीके से देख लीजिए भाई, ये आमने सामने के कोण है। आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण। और एक दूसरे के विपरीत बने कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये आप लोगों का थ्योरम की दृष्टि से था, जिसमें आप लोगों ने थेल्स प्रमेय को देखा, समांतर रेखा को देखा, प्रतिच्छेदी रेखा को देखा, संगत कोण को देखा और किसको देखा, एकांतर कोण को देखा। तो संगत कोण की दृष्टि से ये था, एकांतर कोण के बेस पे आप लोगों ने देखा तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे देखा, एंगल 1 का एंगल 4, एंगल 2 का एंगल 3, एंगल 5 एंगल 8, एंगल 7, एंगल 6। और यहाँ पर देखा एंगल 1 का एंगल 5, एंगल 5 का एंगल 9, एंगल 2 का एंगल 6, एंगल 6 का एंगल 10, एंगल 3 का एंगल 7, एंगल 7 का एंगल 11 और 4 का 8, 8 का 12। इस तरीके से एकांतर कोण का देखें 1 का 6, 2 का 5, 3 का 8, 6 का 9। ये आप लोगों का था एकांतर कोण के बेस पे। तो इतने में आप लोगों का जो बेसिक थ्योरम था, बेसिक जो थ्योरम था, बेसिक फंडामेंटल था, ये आप लोगों का इतने में कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 3 के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।